भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारत की संसद यानी देश के सर्वोच्च विधायी निकाय के बारे में चर्चा की गई है, जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन के बारे में चर्चा करता है। आज के सेशन में हम डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग यानी संसद को चलाने के क्रम में किन उपकरणों की जरूरत होती है, किन युक्तियों की जरूरत होती है, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसे भी इंस्टॉलमेंट में भरने की सुविधा है। इसके अलावा अगर आप इस फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स और डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में मिलने वाला है। हिंग्लिश मींस क्या? हिंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो कहां से आप ये कोर्स खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। इस कोर्स की खास बात ये लाइव होगा यानी तुरंत आप अपने डाउट भी सॉल्व कर पाएंगे। इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750 पर। हमारी टीम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देगी। इस कोर्स के बारे में सबसे खास बात, मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया, फिर आपका मन होता है कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर इसका लाभ उठाएं। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट कोर्स को खरीद सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को खरीद सकते हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कम फीस में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज की सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, जो कि जरूरी है। देखिए, स्टैटिक पोर्शन है, यानी यह पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की जो डिवाइसेस हैं, हमारे युक्ति हैं, हम उनके बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, इन युक्तियों में क्या क्या शामिल है ध्यान रखें। संसदीय कार्यवाही की जो युक्ति है उनमें 2 चीज ध्यान रखें, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर जो होता है। दूसरा ध्यान रखें शून्यकाल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्रस्ताव, मोशन, जो पास किए जाते हैं और ये अलग अलग आप कह सकते हैं उद्देश्य के आधार पर अलग अलग तरीके से पास किए जाते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्नकाल के बारे में, क्वेश्चन आवर के बारे में। प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को, यानी संसद की जब बैठक होती है बिल्कुल शुरुआती 1 घंटे, शुरुआती वाला जो पहला घंटा होता है, उस पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया गया है। सदन की प्रक्रिया से संबंधित जो नियम है उसमें भी प्रश्नकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और मंत्रियों द्वारा जवाब दिया जाता है, और ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि हर बार लिखित जवाब देंगे, हर बार मौखिक जवाब देंगे, नहीं, इसलिए इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला तारांकित प्रश्न, यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें स्टार मार्क होता है, इसमें स्टार लगा होता है, उन्हें कहा जाता है तारांकित प्रश्न। इसके लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है, यानी जो प्रश्न पूछा गया है मंत्री उसका मौखिक जवाब दे सकते हैं, इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब मौखिक जवाब देगा कोई तो आप उसमें प्रश्न पर प्रश्न पूछ सकते हैं, इन्हें कहा जाता है पूरक प्रश्न पूछना। ठीक है, इन प्रश्नों की सूची हरे रंग के कागज पर छपी होती है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न, यानी इनमें कोई स्टार मार्किंग नहीं होती। इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, यानी जो तो सदस्य पूछते हैं जवाब उसका उत्तर लिख कर दिया जाता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। इसलिए क्या होता है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक बार पूछा, लिखित जवाब दे दिया, तो फिर अब प्रश्न पर प्रश्न कैसे किया जा सकता है, इसलिए लिखित इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। सूचीबद्ध प्रश्न सफेद रंग में मुद्रित होते हैं। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न, यानी शॉर्ट नोटिस में पूछे जाने वाले प्रश्न, तुरंत पूछे जाने वाले प्रश्न आप इन्हें कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामले, सार्वजनिक महत्व यानी जो आम जनता के महत्व से, लोक कल्याण से संबंधित मामले होते हैं, अस्पताल, स्वास्थ्य, इनसे जुड़े हुए जो मामले होते हैं उन्हें सार्वजनिक महत्व के मामले कहा जाता है, या अत्यावश्यक
प्रकृति के मामले कहा जाता है जो बहुत जरूरी होते हैं, तो उन पर विचार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में कितने दिनों का समय है, ये 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। इन्हें हल्के गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित किया जाता है। कितना? 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर, ठीक है, पूछा जाता है। अगला जो हमारा सेगमेंट है संसद से संदर्भित ही, इसके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से संबंधित जो डिवाइसेस में शून्यकाल, 0R, ठीक है। शून्यकाल क्या है? देखिए, प्रश्नकाल जैसे कंप्लीट हुआ, शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। इसका मतलब कि इसके बारे में चर्चा नियम की पुस्तिका में उल्लेख नहीं है, यानी संसद के जो नियम से संबंधित पुस्तिका है उसमें शून्यकाल के बारे में चर्चा नहीं की गई। जो भारतीय संसद चल रही थी उसी भारतीय संसद में ही इसका इनोवेशन हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया कि ये भारतीय संसद का नवाचार है, ठीक है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत संसद सदस्य यानी सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। जैसे हमने देखा ना, पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या पूर्व सूचना की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखें। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यावली यानी जो सदन का नियमित कार्य है वह शुरू नहीं हो जाता। तो जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ और संसद की कार्य की जो नियमित कार्य होता है संसद में, वो कार्य शुरू होने वाला होता है, उसके बीच में ही होता है क्या? 0R या शून्यकाल, ठीक है, ध्यान रखें, दोनों के बीच में होता है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि प्रश्नकाल और कार्यावली के बीच के समय अंतराल को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब अगला सेगमेंट क्या है? आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। क्या है ये? यह पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए होती है जिस पर बहुत बहस होती है, यानी बहस हो गई है लेकिन वो मामला क्या है? सार्वजनिक महत्व का मामला है जिसके उत्तर में तथ्य पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यानी देखिए, जवाब पूछा गया, अब उस उत्तर में तथ्यों की जरूरत है, मांगा गया किसी प्रश्न का जवाब, जो जवाब आया है उसके तथ्यों को और स्पष्ट करने की जरूरत है, तब पूछा जाता है क्या? पर्याप्त, आधे घंटे की चर्चा में पूछा जाता है पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामले पर पूछा गया ये इसका जवाब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पर चर्चा करने के लिए जिस पर बहुत बहस होती है और इसके उत्तर में तथ्य पर स्पष्टीकरण नहीं आता, तब आधे घंटे की चर्चा में उसी मामले पर फिर से वापस बहस होती है। अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 3 दिन आवंटित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं। सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता, इसे लेकर ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव और ना ही मतदान होता है, ठीक है। अगला है अल्पकालिक चर्चा, यानी जिस पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डिस्कशन होता है उसे कहा जाता है अल्पकालिक चर्चा। ये क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 घंटे, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? 2 घंटे की चर्चा के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्यों इसे 2 घंटे की चर्चा के रूप में जाना जाता है? क्योंकि संसद में इसके लिए आवंटित जो समय है वह 2 घंटे है और 2 घंटे से अधिक ये समय नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे कहा जाता है 2 घंटे की चर्चा। तो संसद के सदस्य अत्यावश्यक यानी बहुत ज्यादा जो आवश्यक मामले हों, किससे जो रिलेटेड, सार्वजनिक महत्व से रिलेटेड, उन मामलों पर ऐसी चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन आवंटित कर सकते हैं। सदन के समक्ष ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव की जरूरत होती है और ना ही मतदान की। यह युक्ति कब शुरू हुई? यह शुरू हुई वर्ष 1953 में। 1953 से यह अस्तित्व में आई। क्या? 2 घंटे की चर्चा, जिसे हम अल्पकालिक चर्चा के रूप में भी या अल्पकालिक या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के रूप में जानते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए आवंटित समय जो है वो 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला, अब बात कर लेते हैं हम भारतीय संसद में शामिल मोशंस यानी प्रस्ताव के बारे में। मोशंस इन इंडियन पार्लियामेंट, देखिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये मोशन, कुछ ऐसे भी मोशन हैं जो सरकार को हिलाकर रख देते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एक इंपॉर्टेंट मोशन के बारे में, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। क्या है यह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव? क्यों पास किया जाता है? यदि किसी सदस्य द्वारा उस समय, ये ध्यान रखें, कब इसे पेश किया जाता है? यह किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने, यानी
मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। अगर ऐसे सब करके क्या किया जाए, किसी मंत्री के जरिए सदन या उससे अधिक सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब इसे पारित किया जाता है, इस प्रस्ताव को, जिसका उद्देश्य क्या है, संबंधित मंत्री की निंदा करना, जो व्यक्ति है उसकी निंदा करना। और इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। खास बात ध्यान रखना है आपको कि कौन सा प्रस्ताव कहाँ पारित किया जाता है। अगला है निंदा प्रस्ताव। इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। लोकसभा में अपनाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए, इसका मतलब आप देखिए कि लोकसभा में ही पारित किया जाता है, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। इसे किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी मंत्री के या तो मंत्रियों के समूह के या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्री परिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कोई विशिष्ट नीति बनाई गई है, मंत्री परिषद की निंदा करना है, उस क्रम में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ध्यान रखें, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव? ठीक है, यह संसद में किसी सदस्य द्वारा संसद में तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर उससे एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्थगन प्रस्ताव की, कि ये क्या है, स्थगन प्रस्ताव का मतलब कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। स्थगन प्रस्ताव, इसे लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो तत्काल सार्वजनिक महत्व का मामला हो और एक निश्चित मामला हो तो उसके संदर्भ में स्थगन प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसके बारे में, स्थगन प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, अगला है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। इसका मतलब क्या है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, फिर हम अगले सेशन में इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री को पद से हटा सकती है। यह है इसका मतलब कि लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित करे किसे लेकर, किसी मंत्री को लेकर, तो वो उस मंत्री को हटा भी सकती है। ठीक है, ये पावर है संसद के पास, माफ कीजिएगा, लोकसभा के पास। प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इससे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा से संबंधित यह प्रस्ताव है जिसे हम क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है धन्यवाद प्रस्ताव। क्या है धन्यवाद प्रस्ताव? यानी मोशन ऑफ थैंक्स। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में, आम चुनाव हुआ, उसका जो पहला सत्र हुआ उसकी बात की जा रही है, पहले सत्र में, और जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव क्या होती है, इस पर चर्चा होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाती है। इसी प्रस्ताव की बात की जा रही है। संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव पर चर्चा होती है, पारित होना चाहिए, वरना क्या होगा, नहीं तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रस्ताव देखे हमने। अगला है कटौती प्रस्ताव। क्या है कटौती प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव के बारे में छोटे छोटे प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को दी गई एक विशेष शक्ति है। लोकसभा के सदस्यों के पास है ये शक्ति, यानी स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या यह राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके पास भी शक्ति है? नहीं, लोकसभा के सदस्यों को दी गई एक विशेष शक्ति है जो किसी अनुदान की राशि को कम करने अथवा एक निश्चित सीमा तक घटाने इसका प्रस्ताव
कटौती प्रस्ताव कहलाता है। यानी लोकसभा में जो भी अनुदान के बारे में चर्चा होती है, हम सभी जानते हैं अनुदान देते हैं, ठीक है, उस अनुदान की राशि को अगर कम करवाना होता है या उसे एक निश्चित सीमा तक घटाना होता है, तब यह कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें अनुदान मांगों के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा वित्तीय विधेयक में विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध किया जाता है। यानी किसी विशिष्ट विधेयक की जब बात होती है किसी काम के लिए, उसमें जो अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान में क्या कटौती करना है, इसकी मांग करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक अविश्वास मत के बराबर होता है, और यदि सरकार निचले सदन में संख्या बढ़ाने में विफल रहती है तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सेगमेंट के मामले में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से मांग की राशि को कम करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे, कौन कौन से तरीके हैं कि अनुदान की राशि को या मांग की राशि को कम करवाया जाता है? पहला, नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव। नीति निर्मोदन क्या है? नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव यह इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए। यह मांग में निहित नीति की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। यानी किसी मांग की राशि को घटाकर अगर 1 रुपए तक कर दिया जाने की बात की गई, इसका मतलब कि वो उस राशि के समर्थन में नहीं है, उस मांग में निहित जो भी नीति है उसको वो अस्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है मितव्ययिता कटौती। मितव्ययिता यानी कम चीजें, कम खर्च करने की बात कही गई है जिसमें, ठीक है। तो इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है इसे कि मांग की राशि में उल्लिखित जो राशि है उसकी कमी की जाए, ठीक है। तीसरा, सांकेतिक कटौती। इसे इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि मांग की राशि में 100 रुपए की कटौती की जा सके। यह एक विशिष्ट शिकायत व्यक्त करता है। कोई शिकायत करना हो तब क्या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। चौथा क्या है, माफ कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं चूंकि कटौती प्रस्ताव की, तो कटौती प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाया जाता है केवल लोकसभा में। तो 3 तरीके से सांकेतिक रूप से, माफ कीजिएगा, 3 तरीके से कटौती प्रस्ताव को पेश किया जाता है। पहला, नीति निर्मोदन कटौती, पूरी तरीके से जब अस्वीकार करना हो उस नीति को। तो दूसरा, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक रूप में क्या किया गया, मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए तब किया जाता है। और तीसरा, मितव्ययिता के अलावा तीसरा है सांकेतिक कटौती। इसे इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि मांग की राशि में 100 रुपए की कीमत कम की जा सके। नेक्स्ट है, ये तो हमने देखा कटौती प्रस्ताव, ठीक है। कटौती प्रस्ताव के अलावा भी कुछ प्रस्ताव है, जैसे स्थगन प्रस्ताव। यह सदन पर किसी मामले पर बहस को करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो बहस तुरंत रोक दी जाती है। तो जब सदन पर किसी मामले को, जो बहस हो, उस बहस को जब कम करना हो तब लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। तो बहस को कम करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। किसको? सदन में बहस को, किसी बहस को कम करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। और ये अगर लाया गया और इसे तुरंत अनुमोदित कर दिया गया, सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया, तो बहस तुरंत रुक जाती है और मामले पर जो भी मतदान है वो मतदान हो जाता है, किया जाता है, ठीक है। अगला है व्यवस्था का प्रश्न। ये भी एक प्रस्ताव है। व्यवस्था का प्रश्न कब ये प्रस्ताव कब पारित होता है? जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया, देखिए कार्यवाही संबंधी जो प्रक्रिया है वह सामान्य नियमों का पालन नहीं करती तो लाया जाता है व्यवस्था का प्रश्न। यानी कब उठेगा ये प्रश्न? व्यवस्था का प्रश्न कब उठता है? जो पहले से व्यवस्था बनाई गई हो, है ना, और अगर हम उस व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो प्रस्ताव आएगा व्यवस्था का प्रश्न। तो जब सदन की कार्यवाही जो है वह प्रक्रिया संबंधी जो सामान्य प्रोसेस है उस नियमों के अनुसार नहीं चलती, उनका पालन नहीं करती, तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। आमतौर पर सरकार पर लगाम लगाने के लिए इस प्रस्ताव को विपक्षी सदस्य द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अब अगला है किसी बहस की, मान लीजिए इसमें क्या है, व्यवस्था का प्रश्न किसी विपक्षी सदस्य द्वारा लाया गया। अब वो जब व्यवस्था का प्रश्न होता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई बहस की अनुमति नहीं होती। देख लिया, प्रोसेस के हिसाब से नहीं चल रहा तो व्यवस्था का प्रस्ताव आ गया। नेक्स्ट है विशेष उल्लेख। इससे भी जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव है विशेष उल्लेख। इसे विशेष उल्लेख क्यों कहा गया? विशेष उल्लेख, इस प्रस्ताव को विशेष उल्लेख क्यों कहा जा रहा है? क्यों? ध्यान रखें, यह जो जब किसी नियम की बात की जाती है तो ये जो किसी नियम के तहत नहीं उठाया जाता, किसी नियम के तहत नहीं उठाया जा सकता, उसे विशेष उल्लेख के तहत उठाया जाता है। कौन से नियम के तहत? मान लीजिए कोई मामला है,
जैसे ना तो आपने शून्य काल में उठाया, ना प्रश्न काल में उठाया, ना किसी भी उसमें उठाया, लेकिन वो मामला इम्पॉर्टेंट है, यानी वो बहुत इम्पॉर्टेंट मामले के रूप में है, तब उसे कहा जाता है कि अब विशेष उल्लेख के तहत हम इस मामले को उठाएंगे, जिसे नियम 377 के तहत नोटिस के रूप में उठाया जाता है। तो संसद, जब हम बात करते हैं संसद की, तो संसद में नियम 377 के तहत नोटिस के रूप में उठाया जाता है विशेष उल्लेख प्रस्ताव। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट प्रस्ताव। अब आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का या संसद के गठन का उल्लेख है? ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 78 78, ऑप्शन डी 89। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।